अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट में आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अदालत इस मामले की समाअत करेगी, लेकिन अगली समाअत तक नए मुकदमात पर कोई कार्रवाई ना की जाए। अदालत ने वाजे किया कि नए मुकदमात दायर हो सकते हैं, लेकिन अदालत उन पर कोई समाअत या कार्रवाई नहीं करेगी। दरिया असना मरकजी हुकूमत को हिदायत दी गई कि वो 4 हफ्तों के अंदर अदालत में तमाम ज़ेर इल्तवा दरखास्तों पर अपना जवाब दाखिल करे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कितने मुकदमात अभी ज़ेर इल्तवा हैं, जिनमें मथुरा और ज्ञानवापी के मुकदमात भी शामिल हैं। समाअत के दौरान चंद वकला ने मुख्तलिफ अदालतों की जानिब से दिए गए सर्वे के अहकामात पर एतराज़ जाहिर किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई तबसरा नहीं किया। एक वकील ने अदालत को बताया कि इस वक्त 10 मजहबी मकामात से मुतालिक 18 मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तवा है। जस्टिस KV विश्वनाथन ने वाजे किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला ज़ेर समाअत है तो सिविल अदालतें उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि 4 हफ्तों में मरकज़ जवाब दाखिल करे और तमाम फरीकैन को उन जवाबात पर अपने एतराज़ात जमा करने के लिए वक्त दिया जाए। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने तजवीज़ दी कि एक पोर्टल या कोई ऐसा निज़ाम तरतीब दिया जाए जहां तमाम जवाबात आसानी से देखे जा सकें। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि गूगल ड्राइव लिंक जैसा कोई प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जा सकता है। अदालत ने तमाम फरीकैन को मज़ीद 4 हफ्तों का वक्त दिया ताकि वो अपने जवाबात जमा कर सकें। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, एक मुल्क एक इंतखाब यानी वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मोदी काबीना से मंजूरी मिल गई है। ज़राए के हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया कि अब ये बिल रवां पार्लिमानी इजलास में कभी भी पेश किया जा सकता है। इस बिल को तफसीली बहस के लिए जॉइंट पार्लिमानी कमेटी यानी JPC को भेजा जा सकता है। काबिल ज़िक्र है कि मरकज़ी काबीना एक मुल्क एक इंतखाब से मुतालिक मशवरे के लिए बनी रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट मंजूर कर चुकी है। हुकूमत चाहती है कि इस बिल पर आम इत्तेफाक बने और सभी फरीकैन के दरमियान तबादला ख्याल हो। जब यह बिल JPC के पास जायज़ा के लिए भेजा जाएगा तो सभी सियासी पार्टियों के नुमाइंदे इस पर बहस करेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के कई जमातों के अरकान ने अडानी ग्रुप से जुड़े इल्ज़ामात पर जुमेरात को देश बिकने नहीं देंगे के बैनर लेकर मुजाहरा किया। यह एहतजाज पार्लियामेंट हाउस के मकर द्वार के करीब किया गया, जहां कांग्रेस, RJD और दीगर जमातों के अरकान ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी से मुलाकात की। उनके साथ अरकान पार्लियामेंट किरण कुमार रेड्डी, गडम वंशी, अनिल कुमार यादव, बलराम नायक और रघुराम रेड्डी भी मौजूद थे। रेवंत रेड्डी ने रियासत के मुख्तलिफ मंजूरियों और फंड्स के हवाले से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान और मरकज़ी वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। इन मुलाकातों में तेलंगाना के अहम मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। ज़िले संगारेड्डी के इलाके लागाचल्ला से ताल्लुक़ रखने वाले किसान हिरिया नायक और दीगर किसानों को हुक्काम पर हमले का इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार किया गया था और जेल भेज दिया गया था। जुमेरात को हिरिया नायक को सीने में तकलीफ के बाद जेल हुक्काम ने उन्हें हथकड़ियों समेत संगारेड्डी के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनका मुआयना किया गया। हथकड़ी पहनाकर हिरिया नायक को अस्पताल मुंतकिल करने का वीडियो वायरल होने के बाद अपोजिशन कायदीन ने सख्त एतराज़ात उठाए और पुलिस की हरकत को गैर इखलाकी
गैर अखलाकी करार दिया। इसी दौरान संगारेड्डी के एमएलए चिंता प्रभाकर अस्पताल पहुंचे और हिरिया नायक से मुलाकात की। బాబు వచ్చిన తర్వాత రాజు రాజు తీరనా రాజనా రిక్వెస్ట్ వెనకకి రా ఎప్పుడేమో चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने संगारेड्डी जेल से किसान हिरिया नायक को अस्पताल मुंतकिल किए जाने के दौरान हथकड़ियां पहनाने के वाक़े पर सख्त बरहमी का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने सवाल किया कि एक बीमार किसान को अस्पताल ले जाते वक्त हथकड़ियां पहनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। उन्होंने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए फौरी तहकीकात का हुक्म दिया और आला हुक्काम से वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट तलब की। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि अवामी हुकूमत ऐसे गैर इंसानी हरकतों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने मुतालिका हुक्काम को किसान हिरिया नायक को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत दी। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने किसान हिरिया नायक को सीने में तकलीफ के दौरान हथकड़ियां पहनाकर जेल से अस्पताल मुंतकिल करने के वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने सवाल किया कि एक बीमार शख्स को एम्बुलेंस में ले जाने के बजाय हथकड़ियां पहनाकर अस्पताल ले जाना कहां तक मुनासिब है। केटिया ने इल्ज़ाम आयद किया कि ज़ेर हिरासत किसानों को जालिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जब किसानों ने इस जुल्म की शिकायत मजिस्ट्रेट के सामने की तो उनके घर वालों को भी धमकियां दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के साथ इस सुलूक की वाहिद वजह यह है कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत के खिलाफ आवाज़ उठाई। केटीआर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस मामले में फौरी इंसाफ फराहम किया जाए और किसानों के साथ होने वाले इस गैर इंसानी सुलूक पर सख्त कार्रवाई की जाए। ఆయన ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతుందంటే గుండెపోటు వస్తే కనీసం వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు తెలియజేయకుండా వాళ్ళకు తెలియనీయకుండా ఈ సమాచారాన్ని గోప్యంగా ఉంచాలనుకోవడమే దారుణమైన విషయం। ఇంకా ఘోరం ఏంటంటే అసలు మీరు ఇది చూడండి దయచేసి ఒకసారి బట్టి ఇవాళ ఆ సోదరుణ్ణి ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చారు ఇట్లా బేడీలు వేసి ఎవడన్నా గుండెపోటు వచ్చినోడు పారిపోతారండి? గుండెపోటు వచ్చిన వాళ్ళు వెంటనే జైలు నుంచి దుంకి పారిపోతారా? ఇంత అన్యాయమా? జైలు నుంచి గుండెపోటు వచ్చిందని చెప్తే బేడీలు వేసి పట్టుకోమో ఇంత అన్యాయంగా, ఇంత అమానవీయంగా, ఇంత సంస్కారహీనంగా, ఇంత చండాలమైన ప్రవర్తన ఈ ప్రభుత్వానికి ఉంది। స్ట్రెచర్ మీద తీసుకురావాల్సిన మనిషిని, అంబులెన్స్ లో తీసుకురావాల్సిన మనిషిని ఇవాళ ఒక పోలీస్ బండ్లో తీసుకురావడమే కాకుండా ఇంకా నికృష్టంగా ఈ రకమైన ప్రవర్తన ఏదైతే వీళ్ళు చేస్తా ఉన్నారో ఇది క్షమార్హం కానే కాదు। నేను గౌరవ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిని కోరుతా ఉన్నా, రాష్ట్ర గవర్నర్ గారిని కోరుతా ఉన్నా, కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినాయకుడు, పార్లమెంట్లో ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీని కోరుతా ఉన్నా, డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా, రాహుల్ గాంధీ గారు మీకు కనీసంగా మానవత్వం అనేది ఉంటే, మీకు కనీసం గుండె ఉంటే, హృదయం అనేది ఉంటే వెంటనే ప్రభుత్వానికి ఆదేశం ఇవ్వండి, మీ ముఖ్యమంత్రిని మందలించండి। ఆయనేమో జైపూర్లో విందులు వినోదాల్లో అక్కడ హ్యాపీగా ఉన్నాడు, విందులు వినోదాలు చేసుకుంటూ జల్సాలు చేస్తున్నాడు మీ ముఖ్యమంత్రి। ఇక్కడేమో కేవలం తమ భూమి ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేసిన విధంగా మేము ఇయ్యము అని చెప్పిన పాపానికి గిరిజన రైతులు జైళ్లలో ఉన్నారు, ఈ రకంగా చచ్చిపోయే పరిస్థితిలో ఉన్నారు। ఇది మంచిదా? రాహుల్ గాంధీ చెప్పాలని కోరుతా ఉన్నా। నీకు నిజంగానే హృదయం ఉంటే వెంటనే నీ ముఖ్యమంత్రికి ఫోన్ చేయి, చెప్పు, ముందు కేసులు వాపసు తీసుకో, వాళ్ళని వెంటనే జైల్లోకి వెళ్ళి ఇడిచిపెట్టు।
बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने वन नेशन वन इलेक्शन के हवाले से हुकूमत की पेश करदा तजवीज़ पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने याद दिलाया कि 2017 में ही उन्होंने एक ही वक्त में असेंबली और लोकसभा इंतखाबात करवाने की तजवीज़ पेश की थी, जिस पर उस वक्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कुल जमाती इजलास भी मुनक़्क़िद किया था। केटीआर ने कहा कि इस इजलास में उन्होंने इस तजवीज़ की हिमायत की थी। केटीआर ने कहा कि 7 साल बाद ये तजवीज़ दोबारा सामने आई है और मीडिया के ज़रिए मालूम हुआ है कि मरकज़ी काबीना ने इसको मंजूरी दे दी है। ताहम उन्होंने कहा कि इस बिल की तफसीलात के बारे में अभी वजाहत नहीं है और ये देखना बाकी है कि हुकूमत इस बिल को किस शक्ल में पार्लियामेंट में पेश करेगी। साबिक वजीर पी सविता इंदिरा रेड्डी और एस सत्यवती राठौर को पुलिस ने उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो तांडूर गुरुकुल स्कूल के तलबा से मुलाकात के लिए जा रही थी जो फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए थे। बीआरएस के दीगर रहनुमाओं के साथ उन्होंने सड़क पर धरना दिया और हुकूमत की मुबैना गफलत पर सख्त तनकीद की। मीडिया से बात करते हुए सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत हॉस्टल्स की जांच क्यों नहीं होने दे रही है, क्या वो अपनी नाकामियों को बेनकाब होने से खौफजदा है। उन्होंने जगतियाल में 38 तुलबा के बीमार होने का हवाला देते हुए कहा कि जब एक ज़िले में ये सूरत हाल है तो पूरे रियासत के हॉस्टल्स की हालत क्या होगी। ట్రాఫిక్ జామ్ చేయకండి. మరి 2 days తర్వాత సెట్ అయ్యిందిలే అని అనుకున్నాను, కానీ ఈరోజు మార్నింగ్ పేపర్లో ఫోటో చూసాను. తల్లిదండ్రులకు కూడా నో ఎంట్రీ. అంటే వాళ్ళ పిల్లలను చూసుకోవడానికి, వాళ్ళ పిల్లలు సిక్ అయిందని తెలిసినప్పుడు తల్లిదండ్రులను చూసుకోవడానికి కూడా పర్మిషన్ ఇవ్వలేదన్నప్పుడు ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా మాకు బాధ్యత ఉంటుందా ఉండదా? మీరు తల్లిదండ్రులను అలో చేయనప్పుడు కనీసం మేమైనా కనీసం వెళ్ళి చూసి వాళ్ళకు భరోసా కల్పించి ఏం జరిగిందని కనుక్కోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కానీ ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఈరోజు మేము ఇక్కడ వికారాబాద్కి ఎంటర్ కాగానే, నాకు తెలియదు చన్గోముల దగ్గరనే మమ్మల్ని ఆపాలనుకున్నారని నాకు కూడా తెలియదు, కానీ ఈ రోడ్ ఎంబడి ట్రాఫిక్ తక్కువ ఉంటుంది అని చెప్పి నేను ఈ రోడ్ ఎంబడి సిద్ధులూరు రోడ్ ఎంబడి వస్తే ఇక్కడ మమ్మల్ని ఆపేశారు. అసలు ఎందుకు? मशहूर अदाकार मोहन बाबू ने हालिया तनाज़े पर वजाहत करते हुए एक ऑडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने एक सहाफ़ी पर मुबैना हमले के मामले पर माजरत की। ये वाक़या उनके ख़ानदान के अंदरूनी झगड़ों के दौरान पेश आया था, जिसके नतीजे में सहाफ़ी ज़ख्मी हुआ और सहाफ़ती तंजीमों ने माफ़ी का मुतालबा किया। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मोहन बाबू ने बयान दिया कि मसला गैर इरादी तौर पर उठा। उन्होंने कहा कि हर ख़ानदान में मसाइल होते हैं, लेकिन क्या यह ठीक है कि हमारी निजी ज़िंदगी में मुदाखलत की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि मीडिया को ऐसे मामलात की रिपोर्टिंग करते वक्त जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। मोहन बाबू ने वजाहत करते हुए कहा कि रात के वक्त झगड़े के दौरान अंधेरे में वो हादसाती तौर पर सहाफ़ी से टकरा गए। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मेरा मकसद किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं था। मैं इस सहाफ़ी को छोटे भाई की तरह समझता हूँ और उसके ख़ानदान के दर्द को महसूस करता हूँ। उन्होंने जज्बाती तौर पर कहा कि वो हकीकी ज़िंदगी में अदाकारी नहीं करते और ये वाक़या जज्बात के बेकाबू होने का नतीजा था। అందరికీ నమస్కారం. 2 రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి తెలుగు ప్రజలకు, భారతదేశంలోనూ యావత్ ప్రపంచంలోనూ ఉన్నటువంటి తెలుగు మిగతా భాషలలోని అభిమానులకు, నా శ్రేయోభిలాషులకు, ఆత్మీయులకు, ప్రజాప్రతినిధులకు, 2 రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులకు, మీడియా ప్రతినిధులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. గత 4 రోజులుగా ఏమేమి జరుగుతున్నదని అందరికీ తెలుసు. ముఖ్యమంత్రులు కూడా తెలుసుంటుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎన్నో సమస్యలతో తలమునకలై ఉంటారు. కానీ ఎవరో ఆయన పర్సనల్ సెక్రటరీస్ చెప్పుండొచ్చు. నా హృదయంలో ఉండే ఆవేదన ఏమిటంటే,
కుటుంబ సమస్యల్లో ఎవరైనా పర్మిషన్ మా విషయం ఇదంతా ప్రజలకు తెలుసు కానీ ఎందుకులే మన పనులు మనం చేసుకుందాం. तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के मुलाजिमीन के लिए फेशियल रिकग्निशन अटेंडेंस का निज़ाम आज से नाफिज कर दिया गया। इस नए निज़ाम के तहत सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले तमाम महकमों के अफसरान और अमले की हाजिरी अब चेहरे की शिनाख्त के जरिए दर्ज की जाएगी। ये निज़ाम मुस्तकिल और आउटसोर्सिंग दोनों किस्म के मुलाजिमीन पर लागू होगा। इसके लिए सेक्रेटेरिएट में 60 से ज़ायद मशीनें नस्ब की गई हैं। इस निज़ाम के आगाज़ के साथ ही मुलाजिमीन को सुबह 10 बजे तक दफ्तर पहुँचना ज़रूरी करार दिया गया। हुकूमत ने यह इक़दाम वक्त की पाबंदी को यकीनी बनाने और दफ्तर की सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए उठाया है। माजी में शिकायत सामने आई कि कई मुलाजमीन दोपहर 12 बजे के बाद दफ्तर आते थे, जिस पर वुज़रा ने कई बार नाराज़गी जाहिर की थी। अब इस निज़ाम के ज़रिए इन मसाइल पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ये इक़दाम सेक्रेटेरिएट के काम में बेहतरी और नज़्म व ज़ब्त लाने की सिमत में एक अहम कदम है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रैफिक खवानीन की अदम पाबंदी पर सख्त रिमार्क्स दिए हैं। अदालत ने कहा कि अगर लोग ट्रैफिक चालान अदा ना करें तो उनके घरों की बिजली और पानी की सप्लाई रोक दी जाए। हाईकोर्ट ने ट्रैफिक खवानीन की खिलाफ वर्जी पर पुलिस और हुक्काम की लापरवाही पर भी बरहमी जाहिर की। अदालत ने कहा कि तेलंगाना में ड्राइवर्स खवानीन की पाबंदी करते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में ये सूरत हाल नहीं है। उन्होंने मुशाहिदा किया कि आंध्र प्रदेश से हैदराबाद जाने वाले ड्राइवर्स तेलंगाना की सरहद पर पहुंचते ही सीट बेल्ट बांध लेते हैं। हैदराबाद में किसी भी कार पर काले शीशे नज़र नहीं आते, लेकिन आंध्र प्रदेश में ये आम बात है। चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और जस्टिस चिमलापति रवि ने कहा कि आंध्र प्रदेश में पुलिस खवानीन को सख्ती से नाफिज नहीं कर रही है, जिसकी वजह से सड़क हादसात बढ़ रहे हैं। अदालत को बताया गया कि रियासत में हेलमेट ना पहनने की वजह से सिर्फ 3 महीनों में 667 अफराद की मौत हुई है। अदालत ने हुक्काम को हिदायत दी कि वो खवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करें ताकि मजीद हादसात को रोका जा सके। नई दिल्ली से आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम के लिए रास फ्लाइट का आगाज़ हो गया। पहली फ्लाइट कौमी दारुल हुकूमत से राजा महेंद्रवरम पहुंची, जिसमें वजीर शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू, जिनका खुद का ताल्लुक इसी तेलुगु रियासत से है, इसके अलावा बीजेपी की रुकन पार्लियामेंट पुरंदेश्वरी मौजूद थी। रनवे पर इस इंडिगो एयर फ्लाइट का मुत्तहदा मशरकी गोदावरी ज़िले के अवामी नुमाइंदों और एयरपोर्ट के अमले ने खैर मकदम किया। पुरंदेश्वरी ने मौके पर कहा कि राजा महेंद्रवरम के आवाम के लिए ये एक नाकाबिले फरामोश दिन है। मरकज़ी वज़ीर राम मोहन नायडू ने कहा कि जल्द ही यहाँ से मज़ीद इलाकों तक फ़िज़ाई राब्ता बढ़ाया जाएगा। नारायणपुर ज़िले के अबूझमाद के घने जंगलात में पुलिस और सीआरपीएफ के मुश्तरका ऑपरेशन में 7 माओनवाज हलाक हो गए। ये तसादुम जुमेरात को सुबह 3 बजे दांतेवाड़ा नारायणपुर सरहद के करीब पेश आया। बस्तर पुलिस के मुताबिक तमाम हलाकशुदगान वर्दी में थे और उनकी लाशें बरामद कर ली गई हैं। ऑपरेशन में नारायणपुर, दांतेवाड़ा, बस्तर और कुंडागांव यूनिट्स और ओसीआर के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की टीमों ने हिस्सा लिया। आईजी बस्तर पी सुंदरराज ने कहा कि सर्च ऑपरेशन जारी है और मुकम्मल तफसीलात बाद में फराहम की जाएंगी। अपनी शिनाख्त छुपाने बुरखा पहनकर भावज ने अपने शोहर के घर पहुंचकर ननंद पर चाकू से हमला करते हुए उसको शदीद जख्मी कर दिया। ये वारदात तेलंगाना के ज़िले निर्मल के माधवनगर में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक मधुल मंडल के एक बैंक में काम करने वाले हनुमंतराव की बीवी अश्विनी ने हाल ही में बेटी को जन्म दिया, जिस पर उसे बहसा में वाक़ उसके मायके आराम के लिए भेज दिया गया। हनुमंतराव अपनी बहन ऋचा को घर ले आया क्योंकि उसके बेटे को खाना पकाने में दुश्वारी हो रही थी। हनुमंतराव अपने बेटे के साथ रिश्तेदार के घर तकरीब में गया हुआ था और ऋचा घर पर अकेली थी। इसी दौरान हनुमंतराव की बीवी अश्विनी ने बुर्का पहनकर अपने शोहर के घर पहुंचकर ननंद ऋचा पर चाकू से हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। मकामी अफराद घर में चीखों की आवाज़ें सुनकर वहां पहुंचे, जिन्होंने ऋचा को जख्मी हालत में पड़ा पाया। हमलावर अश्विनी वहां से बुरखे में फरार होने की कोशिश कर रही थी कि मकामी अफराद ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जख्मी नौजवान खातून को एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। इस हमले की वजह मालूम नहीं हो सकी। क्लास బ్యాంక్ ఆమెనా మీరు బోర్రా మళ్ళీ ఆమెకు ఇది ఇబ్బంది అవుతుంది డాక్టర్
कौन से शहर की बात है? किसको काटी तू? किसको काटा? कौन सा बैंक? ये बैग है ना बैग? सर की पत्नी, सर की दोस्त की पत्नी तो दोस्त का बच्चा आंध्र प्रदेश के अन्नामया जिले के कोटा मंगमपेट में एक शख्स ने अपनी 12 साला बेटी के साथ मुबैना तौर पर नाजेबा हरकत करने वाले रिश्तेदार को कत्ल कर दिया। ये शख्स जो कुवैत में मुलाजिमत करता था, इस वाक़े की इत्तला मिलने पर फौरी तौर पर वतन वापस आया और मज़कूरा रिश्तेदार 59 साला गुट्टा अंजया को हलाक कर दिया। कत्ल के बाद वो दोबारा कुवैत वापस चला गया। बाद अज़ां उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी की जिसमें उसने अपने अमल की वजाहत की और कहा कि वो पुलिस के सामने सरेंडर करेगा। मकतूल अंजनया, जो जिस्मानी माजूर बताया गया, अपने घर के सहन में सो रहा था जब उस पर हमला किया गया। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर इस वाक़े को मुश्तबा मौत के तौर पर दर्ज किया था और तहकीकात शुरू की थी। ताहम सोशल मीडिया पर जारी करदा वीडियो के बाद मामले की हकीकत सामने आई। मुतासिरा लड़की के वालिदैन कुवैत में मुलाजमत करते हैं और अपनी बेटी को गाँव में अपनी बहन और बहनोई के पास छोड़ गए थे। लड़की ने अपनी माँ को फ़ोन पर इत्तला दी कि अंजनया ने उसके साथ नाजेबा हरकत की है। मां ने फौरी तौर पर अपनी बहन से रब्ता किया, लेकिन मुनासिब जवाब ना मिलने पर वो कुवैत से वापस आकर ओवेलापुरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने अंजनया को बुलाकर तंबिया किया और छोड़ दिया। इस पर लड़की की मां ने अपने शोहर को इत्तला दी, जो इस सूरत हाल से शदीद मायूस हुआ और कुवैत से वापस आकर अंजनया को कत्ल कर दिया। इस वाक़े ने मकामी लोगों में सदमा और गम व गुस्सा पैदा किया। पुलिस इस मामले की मजीद तहकीकात कर रही है। నేను ఇతన్ని చంపేదానికి కారణం ఏంటి, అంత పెద్ద తప్పు అతనేం చేసినాడు, ఒక రచ్చకు కానీ ఒక గొడవకు కానీ ఇంకొకరిని ఒక మాట నేను అనేది కానీ, రచ్చలకు నేను దూరంగా ఉంటాను, గొడవలకైనా కానీ రచ్చలకైనా కానీ వీటన్నిటికీ దూరంగా ఉండే నేను ఇతన్ని అలా చేసే అంత నిర్ణయం నేను దేనికి తీసుకున్నాను, అతనేం చేసినాడు. మాది అన్నమయ్య కడప జిల్లా ఓబులవారిపల్లి మండలము ఐల్రాస్పల్లి హరిజనవాడ గ్రామం మాది. ఓకే, నా కూతురు పుట్టింటాంచి 11 సంవత్సరాల నుంచి మా అత్తమామే చూసుకుంటా ఉన్నారు. ఓకే, వాళ్ళ ప్రజెంట్ అయితే ఆర్థిక పరిస్థితి బాగలేక మా యొక్క కువైట్కి వస్తా మా కూతుర్ని వాళ్ళ చిన్న కూతురి దగ్గర, అంటే మా మరదల దగ్గర మా కూతురు బాధ్యత మా మరదలకైతే అప్పచెప్పేసి కువైట్కి అయితే వచ్చింది. ఊళ్ళో కొద్ది రోజులు బాగానే చూసుకున్నారు. ఓకే, ఒకరోజు ఏం జరిగిందంటే మా కూతురు మంచంలో పనుకోండి, ఈ మనిషి అన్నమాట. ఈ మనిషి ఏం చేశాడంటే మా కూతురు నిద్రమత్తు कार ने 18 माह की लड़की को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो हलाक हो गई। यह हादसा जुमेरात को शहर हैदराबाद के नवाह में वाक़े जवाहर नगर में पेश आया। ये लड़की घर के सामने खेल रही थी कि कार ने उसको टक्कर मार दी। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। लड़की के अरकान ख़ानदान उसे अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस गाड़ी की शिनाख्त के लिए क्रूज सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है। बरतानिया के लेस्टरशायर में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाला एक 32 साला तालिब इल्म हलाक हो गया, जबकि दीगर 4 अफराद बशमूल ड्राइवर शदीद ज़ख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया। पुलिस के मुताबिक यह हादसा मंगल की सुबह 5:45 बजे कबवर्थ इलाके में उस वक्त पेश आया जब कार के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार सड़क से उतरकर गड्ढे में गिर गई। 3 अफराद को शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल करवाया गया। इस हादसे में हलाक चिरंजीवी का ताल्लुक ओंगोल से है, जिसने हाल ही में स्वानसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की तकमील की थी। आंध्र प्रदेश के ज़िले श्री सत्या में आंध्र प्रदेश के ज़िले श्री सत्यसाई में बिजली के कॉन्ट्रैक्टर का कत्ल कर दिया गया। वारदात ज़िले के मल्लेपल्ली तालाब के करीब फार्म हाउस में पेश आई। मकतूल की शिनाख्त राजशेखर के तौर पर की गई। मकतूल कोटा चिरवू मंडल में इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करता था। रात 9 बजे 10 अफराद जो एक कार में फार्म हाउस पहुंचे, उन्होंने राजशेखर को बातचीत करने के लिए बाहर बुलाया। जब वो बाहर आया तो उन्होंने उस पर लोहे की सलाखों से हमला किया। राजशेखर के साथ सोए हुए 2 साथियों ने हमले से बचकर पुलिस को इस बात की इत्तला दी। जब हमलावरों को मालूम हुआ कि पुलिस आ रही है तो उन्होंने राजशेखर को अगवा कर लिया और गाड़ी में बिठा कर ले गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राजशेखर के साथियों से पूछगछ की। बाद हमलावर ने राजशेखर को कत्ल करते हुए लाश फार्म हाउस में फेंक दी और फरार हो गए।
तेलंगाना के जिले जगतियाल में एक शख्स की जली हुई लाश बरामद हुई। जिले के मैदामपल्ली में तिरुपति नामी शख्स की जली हुई लाश उसके घर से बरामद हुई। मकामी अफराद को शुबा है कि जब तिरुपति घर में अकेला सो रहा था तो शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसकी वजह से झुलस जाने से उसकी मौत हो गई। तिरुपति के पसमंदगान में उनकी अहलिया 2 बच्चे हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जिले खम्मम में चलती लॉरी शोलापोश हो गई। ये वाकया जिले के किस्टापुरम ओपन कास्ट हुदूद की कौमी शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब मिट्टी से लदी लॉरी शोलापोश हो गई। इस वाकये में लॉरी को नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति में शदीद बारिश हो रही है, जिससे मकामी अफराद के साथ साथ श्रद्धालुओं को मुश्किलात का सामना है। ओहदेदारों ने गाड़ी चलाने वालों को मशवरा दिया कि वो घाट रोड पर एहतियात से गाड़ी चलाएं। बारिश के दौरान तोदे खिसकने के खतरे के पेश नज़र अमले को अलर्ट कर दिया गया। बाज़ रास्ते आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए थे। तेलंगाना में शदीद सर्दी की लहर जारी है। कई मकामात पर सर्दी के साथ साथ सुबह के औकात में कोहर भी देखी जा रही है, जिससे गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना है और वो गाड़ियों की हेडलाइट्स खोलकर गाड़ियां चलाने पर मजबूर हैं। ज़िले आदिलाबाद में अक़ल तरीन दर्ज हरारत 60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भीमपुर मंडल के अर्ली टी गाँव और जेनात मंडल मुस्तकर में अक़ल तरीन दर्ज हरारत 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ऐसे ही रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से कम दर्ज हरारत की खबरें सामने आ रही हैं। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने तस्दीक की है कि मर्दों के 2034 फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी सऊदी अरब करेगा। चारशंबे के रोज़ ज़ियूक में होने वाले इजलास में इस फैसले का ऐलान किया गया। सऊदी अरब इस टूर्नामेंट का वाहिद उम्मीदवार था और 200 से ज़ायद फेडरेशंस ने उसकी हिमायत की। फीफा के सदर ज्ञानी इन्फेंटो ने रियाज में मुनक़िदा तकरीब के दौरान इस फैसले का ऐलान किया। 2030 के वर्ल्ड कप की मेज़बानी स्पेन, पुर्तगाल, मराकश, अर्जेंटाइन, पैराग्वा और यूरुग्वे करेंगे, जिसमें जुमला 104 मैच खेले जाएंगे। सऊदी अरब के लिए ये मेज़बानी विजन 2030 का हिस्सा है, जिसका मकसद मुल्क को जदीद खतूत पर इस्तेवार करना है। इस इवेंट के लिए सऊदी अरब को स्टेडियम तामीर या अपग्रेड करने होंगे। करीब 15 स्टेडियम तामीर होंगे। इसके अलावा होटलों और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की तश्कील करनी होगी। नियोम में एक मुनफरिद स्टेडियम भी तामीर होगा, जो ज़मीन से 350 मीटर बुलंद होगा। इस पूरे मामले को लेकर मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो भी शेयर किया। 2034 will be the best World Cup ever. It's amazing. The infrastructures, the stadiums, the conditions for the fans and everything. And after what I see, I'm more convinced that 2034 will be the best World Cup ever. One or two of these kids that I will be together with them today will play in a World Cup. I believe that they will continue to grow, especially the female as well, that they grow very, very well too. We have to grow together in everything, not only in football but in life, and I will motivate them to work hard and believe on that. The league grows so fast in the last year. If you see the difference is amazing. You have like 7-8. अमेरिका की मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव कंपनी टेस्ला के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने एक बार फिर तारीख रकम कर दी है। वो $400 बिलियन की जायदाद यानी नेटवर्थ वाले दुनिया के पहले शख्स बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मस्क की जायदाद $447 बिलियन हो गई है। इस इंडेक्स में बताया गया कि अमेजॉन के हैफ बेजोस दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स हैं और उनसे एलन मस्क का नेटवर्थ $200 बिलियन ज़्यादा है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।